Hello, dear friends. Welcome back to the Tetrahedron chemistry classes. Guys, in today's class, I am going to take a very important lecture, right, which is the part of the syllabus of the BTech first year students. Okay, and the topic is the lubricants and the lubrication. So, today I'll explain how the things goes on when we take some lubrication when we take some lubricants introduced between the moving, sliding or the rolling surfaces. This is the concept actually. So see, before going into the details of the lubrications, I want to explain two or more things which would be very very helpful to understand the things. Okay guys, तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि होता क्या है। मान लीजिए मेरी कोई एक ये सरफेस है, this is the one surface, and again I am having my second surface over there. Fine. And say this is the load which is on this particular slide on this particular surface, and say this is the movement of the surface. So both are moving in that direction. Okay. So this is a surface. So what will happen? They will slide over each other. So you can see they will slide in that direction, or again it will go back to this particular direction. तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी ये. ओके, या अगर स्लाइड नहीं भी करनी है तो मान लीजिए कि कोई एक ऐसी बॉल है, रोलिंग सरफेस है, और इसके ऊपर ऐसा ही कोई एक दूसरा सरफेस भी है, और ये दोनों की दोनों, मान लीजिए ये इधर को रोटेट कर रहा है और ये वाला इधर को रोटेट कर रहा है, तो ये एक दूसरे के ऊपर रोटेट करती हैं. कहने का मतलब क्या है, any two surface when they are actually over each other, they comes into the contact and we allowed them to slide over each other. तो इस तरीके से आपकी घूमते रहती हैं. ओके, अब अगर मान लीजिए कि ये जो आपकी स्लाइडिंग सरफेस है इस पिक्चर में, और ये जो रोलिंग सरफेस है इस पिक्चर में, अगर ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ होती, ओके, अगर मान लीजिए ये वाला सरफेस और जो इसके ऊपर ये स्लाइड कर रहा है, अगर ये परफेक्टली स्मूथ होती, तो एक बार अगर इनको आप ऐसे स्लाइड करके छोड़ देते तो फिर ये आपका इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही स्लाइड करते रहती. So you can take the examples of the two glass slides, and what you can do, you can slip one glass slide over the other, and if the surface actually if the surfaces are perfectly smooth, then this actually sliding of the glass slides over each other would continue up to the infinity. Okay, लेकिन आपको पता है ऐसा होता नहीं है. ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई सरफेस आपस में रोल करनी है, एक बार रोल करा के छोड़ दीजिए, और सरफेस अगर परफेक्टली स्मूथ होती तो फिर ये इनफाइनाइट टाइम के लिए आपस में रोल करते रहती. लेकिन आप देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है कभी भी. ठीक है, और कुछ समय बाद आपका ये रुकी जाती है. तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ स्लाइड एंड यू आर ऑब्जर्विंग दिस स्लाइड विद योर नेकेड आई. आप अपनी सिंपल आँखों से इस स्लाइड को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, ऐसे देख रहे हैं, तो आपकी आईज को ये परफेक्टली स्मूथ नज़र आएगा. एंड इट हैपन्स एक्चुअली, ग्लास को भी अगर आप देखें तो बहुत स्मूथ नज़र आता है. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर नेकेड आई. अब मान लीजिए इसी स्ट्रक्चर को मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कंसीडर करता हूँ. राइट, आई एम ऑब्जर्विंग दिस सरफेस अंडर द microscope. So when you see this surface under the microscope, then you will find in this surface there are certain peaks. इस तरीके से इसमें कुछ peaks आपकी ऊपर की तरफ निकली रहेंगी. एंड सिमिलरली there would be some wells also. इस तरीके से वैलीज भी होंगी, छोटे छोटे गड्ढे होंगे और छोटी छोटी पीक्स होंगी. अब मान लीजिए अगर ऐसी ही दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर, आप मान लीजिए दूसरी सरफेस फिर आपके पास ये आती है, देन उसके पास भी ऐसे ही कुछ स्पॉट्स होंगे, वैलीज जिनको बोल रहे हैं, कुछ आपकी पीक्स होंगी. सो व्हेन दीज टू सरफेस एक्चुअली कम्स इन द कांटेक्ट एंड दे स्लाइड ओवर ईच अदर, तो क्या होगा, इसका वाला पीक जाकर इसकी वैली में फंस जाएगा, और इसकी वैली में इसका वाला पीक आके फंस जाएगा. तो ये इनके फंसने की वजह से क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपकी स्लाइडिंग में या मूविंग में आ जाएगा. एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और द फ्रिक्शन. So this is how we can understand how friction is generating in the two
रोलिंग, मूविंग, स्लाइडिंग सर्फेसेस। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं, विंटर्स में जब आपको बहुत ठंडा लगता है आपके हाथों में, तो आप लगातार अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं, तो थोड़ी देर में हीट वहाँ पे जनरेट हो जाती है। वो हीट का कैसे जनरेट होती है? फ्रिक्शन से जनरेट होती है। ओके, अब मान लीजिए इस फ्रिक्शन की वजह से, जब यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा भाई, हीट भी इवॉल्व होगी, और ये हीट जो है आपके सिस्टम के लिए या आपकी मूविंग और स्लाइडिंग सरफेस के लिए अच्छी नहीं है, हम इसको आगे देखेंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो फ्रिक्शन इसके बीच में हो जाए, ये फ्रिक्शन कम हो जाए, इस फ्रिक्शन को रिमूव करने की बात हम करते हैं। सो वट एवर जो भी मैंने आपसे कहा, अगर आप उसको सिंगल सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं। एनी टू मूविंग, रोलिंग, स्लाइडिंग सर्फेसेस, राइट, दे आर एक्चुअली not perfect as they appears by our naked eyes, but they have the several numbers of the peaks and the valleys। और देखिए, इन पीक्स और वैलीज का एक टेक्निकल नेम भी होता है। जो ये पीक्स हैं, दे आर नोन एज द एस्पेरिटीज, ASPERITIES, एस्पेरिटीज। और ये जो स्पॉट्स होते हैं इनको कहते हैं वैलीज, VALLEYS, वैलीज। ओके, सो व्हेन दे स्लाइड्स ओवर ईच अदर, वन पीक ऑफ द सरफेस विल एक्चुअली clog or will fix its position in the value of the other surface and vice versa, and this actually produces resistance in their movement, and this resistance actually is due to the friction, and this can produce the heat which is known as the frictional heat। okay, if we want to reduce that frictional heat, see, we cannot eliminate that frictional heat completely 100%, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स वी कैन नॉट प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ द मशीन जो कि बिना फ्यूल लिए हमेशा के लिए काम करती रहे। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट एलिमिनेट 100% दिस फ्रिक्शन, बट वी कैन रिड्यूस इट। so definitely we'll have the certain procedure to reduce that particular this friction, and that actually method is the lubrication method। and और जो भी इसमें आप डालेंगे मटेरियल केमिकल, वो आपका लुब्रिकेंट कहलाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ व्हाट इज द फ्रिक्शन एंड द फ्रिक्शन हीट। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द डेफिनेशन। यू कैन सी हियर lubrication referred sometimes is also known as the lube actually। so guys, ये स्लाइड मेरी है नहीं, मैंने कहीं से डाउनलोड करी है, ठीक है, तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ कहीं पे मिस्टेक हो, लेकिन जहाँ पे मिस्टेक होगी आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। ओके, so lubricants sometimes also known as the lube, and so it is lubricants, right? Not lubrication, it is lubricant, so it is lubricant। so lubricant sometimes also referred to as a lube, it is a substance actually, most generally a liquid but not necessarily a liquid, it may be the solid, it may be the solid semi solid। okay, introduced between the two moving surfaces or the sliding surfaces or the rolling surfaces to reduce the friction between them, so that the efficiency of the instrument can improve, and when the efficiency improves, then the frictional wear and tear will reduce, and the efficiency as well efficiency will increase of your instrument। of course जो running cost है वो भी कम हो जाएगा। तो ये आपका lubricants का एक आइडिया मैंने आपको दिया क्या होता है। so lubricant is a substance which we introduce between the two moving or the rolling or the sliding surfaces in order to reduce the friction between them, so that we can improve the efficiency of our machine, and we can reduce the frictional wear and tear of the machine। okay, that will reduce the cost of the running cost of the machine also। clear? now how many kinds of the lubricants are there? तो एक जनरल आइडिया यहाँ पे दे रखा है, देखिए, एनिमल ओरिजिन के भी हो सकते हैं, वेजिटेबल ओरिजिन के भी हो सकते हैं, मिनरल ओरिजिन भी हो सकते हैं, और सिंथेटिक ओरिजिन भी हो सकते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ऑयल मीन्स यू कैन टेक द नीट फूड ऑयल और द लार्ड ऑयल। सो LARD, लार्ड ऑयल, एंड नीट फूड ऑयल। तो ये क्या करते हैं, किसी एनिमल के खुरों से निकाल के वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नीट फूड ऑयल उसको बोलते हैं। देन वेजिटेबल ओरिजिन के हो सकते हैं, कितने भी तेल हैं आपका, जो भी आपका तेल, सरसों का तेल है और या आपको कोई रिफाइंड ऑयल है, ये वेजिटेबल ओरिजिन के हैं। इसके अलावा मिनरल ऑयल भी हो सकते हैं, और सिंथेटिक ओरिजिन की भी हो सकते हैं। खैर, इनकी बात हम डिटेल में बहुत बाद में करने वाले हैं, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय लास्ट स्लाइड, and this is the simple pictorial representation of this। so what you can do, you can see here। so what I can take the highlighter for this one। so ये देखिए, आपका ये तो वो सरफेस है, नॉन लुब्रिकेटेड सरफेस है।
तो इस नॉन लुब्रिकेटेड सरफेस में देखिए वो पीक्स और वैलीज जो आपस में क्लॉग होके फंसेंगी वो मैंने यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनका कांटेक्ट हो जाएगा, व्हेन दे कम्स इनटू द डायरेक्ट कांटेक्ट इट विल एक्चुअली कॉजेज द फ्रिक्शनल वेयर एंड टियर एंड ऑल्सो इट कैन प्रोड्यूस द हीट। तो इससे बचने के लिए आई विल इंट्रोड्यूस द लुब्रिकेंट इन बिटवीन देम। तो छोटा छोटा देखिए जो ये लुब्रिकेंट्स आपको दिखा रखे हैं ना यहाँ पर, ये लुब्रिकेंट्स आपके लुब्रिकेंट के हमने इसमें डाल दिया। तो अब की बार ये जो सरफेस आपकी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आके इस लुब्रिकेंट ऑयल के ऊपर स्लाइड करेंगी। जब ऑयल के ऊपर स्लाइड करेंगी तो फ्रिक्शनल वेयर एंड टियर कम हो जाएगा। पहली बात तो आप इतना समझ लीजिए। ओके, नाउ वी वेरी क्विकली वी कैन सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ योर लुब्रिकेंट। तो क्या क्या फंक्शंस यहाँ पे लुब्रिकेंट्स के हैं, उन फंक्शंस की मैं बात आपसे करूँगा। तो शायद मैंने स्लाइड में तो कहीं नहीं लिखे हैं, बट यू कैन नोट डाउन, और आफ्टर लिसनिंग माई लेक्चर और टेकिंग योर नोट्स यू कैन गो थ्रू योर बुक्स ऑल्सो। तो सबसे पहला काम अगर फंक्शन की आप बात करते हैं, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन इज ऑफ लुब्रिकेंट्स इज व्हाट, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फर्स्ट is to reduce the friction. So you can reduce, so I'm not writing it, you can remember in that manner. First point is the to reduce, we introduce the lubricants to reduce the friction को कम करने के काम आता है। ओके, and second very important point, it reduces the wear tear and the surface deformation। तो जो भी सरफेस आपस में आपकी मूव या रिलाई कर रही है, सेकंड पॉइंट, तो सरफेस का डिफॉर्मेशन, वियर एंड टियर, ये सारी की सारी दूर हो जाएंगी। दिस वाज योर सेकंड पॉइंट। नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर लुब्रिकेंट, क्योंकि मैंने बताया कि लुब्रिकेंट से क्या होता है कि फ्रिक्शनल हीट भी आता है। सो वेन एवर यू आर हैविंग द फ्रिक्शनल हीट, डेफिनेटली यू हैव टू रिड्यूस दैट फ्रिक्शनल हीट। सो योर लुब्रिकेंट एक्चुअली ऑल्सो एक्ट एज अ कूलेंट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट lubricant also act as a coolant। तो ये coolant की तरह काम करता है by dispersing or by dissipating the heat produced as a particular surface। See that lubricant will not allow heat to localize a particular point, but it will delocalize that heat। तो इसका एग्जाम्पल आप देखिए कैसा है। ये आपका देखिए एक आपका कोई बेयरिंग घूम रहा है, ओके, इसके ऊपर ये दूसरा बेयरिंग रोल कर रहा है, एंड यू कैन सी बेयरिंग का जो बॉल बेयरिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, या फिर आपके जो ये आपके डिफरेंट आपके जो मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं उनमें सिस्टम में, तो एक दूसरे को मूव कर रही हैं। ओके, सो व्हाट विल हैपन, दे व्हेन दे विल रब और दे विल स्लाइड ओवर ईच अदर, सो दे विल जनरेट सर्टेन काइंड ऑफ द हीट। सो द मोमेंट यू विल इंट्रोड्यूस द लुब्रिकेंट टू इट, तो ये लुब्रिकेंट सब ऐसा इसके ऊपर फैला रहेगा। ओके, तो ये लुब्रिकेंट अपने साथ इस हीट को कैरी करके लेके जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये नीचे गिर रहा है, तो यहाँ से हम कूल ऑयल डाल रहे हैं और धीरे धीरे ये आपका इसकी फ्रिक्शनल हीट को अपने साथ कैरी करके थोड़ा सा वार्म होके आगे चला जा रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट योर दिस लुब्रिकेंट एक्चुअली ऑल्सो acting as your coolant actually, because it is carrying away the frictional heat. It is not allowing that heat to localize, but it is actually dissipating that heat. Okay, so this is a very very important point which you have to keep in mind, and it is very important for the examination point of view. Okay, now see, next very important point is what, say number 4 point what I can take, it keeps out dirt also. So if you have some dirt or dust, so that lubricant actually keeps out the dirt also, क्योंकि जो भी डस्ट होगी आपकी वो सारी की सारी ऑयल में घुल के फिर वो आगे चले जाती है। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स दिस lubricant कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सील। तो ये सील की तरह भी कभी कभी काम करता है। ओके, सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दैट सील, यू कैन लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। ओके, से इन एन इंटरनल कंबशन इंजन, जो आपके 4 स्ट्रोक्स बाइक्स वगैरह में भी रहते हैं, द लुब्रिकेंट यूज बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर wall act as a seal also. Okay, this seal actually prevents the leakage of the gases under high pressure from the cylinder. It is very important. Internal combustion engines में ऐसा होता है, कई बार छोटे छोटे लीक, आज छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं, जो लीकेज हो जाती है वो आंखों से तो नहीं दिखती है। ओके, तो लेकिन अब क्या होता है, वो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में इंटरनल कंबशन इंजन्स में होता है। फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स में आप लोग इसको पढ़ते भी हैं अच्छी तरीके से। तो कहीं पे अगर वो लीकेज भी जाती है तो ये उसको सील करने का भी काम करती है इंटरनल कंबशन इंजन में से। तो दिस इज योर 5th वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
And then of course your sixth point actually related to the commercial aspect. So not commercial, actually the economic aspect. So when the surface wear and tear reduces, definitely the running cost of the instrument also decreases. और see, it can also prevent the corrosion also, तो corrosion वगैरह को भी, rust वगैरह को भी चेक करता है। तो इससे क्या होगा, आपका इंस्ट्रूमेंट की लाइफ बढ़ जाती है, पैसा कम लगता है। ओके, and then there are certain other uses or other functions also, but I think these 5 6 are very very important to note. That I hope this is clear to you, the concept of the lubricant and the lubrication. Okay, now see the purpose. I thought कि यहाँ पे ये नहीं होगा, बट ये सारे के सारे लिखे हुए भी हैं, दो आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस वन। इट कीप मूविंग पार्ट्स अपार्ट, जो पार्ट्स मूव करते हैं उनको दूर रखता है, क्योंकि उनके बीच में अपनी एक फिल्म बना देता है। रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ट्रांसफर्स हीट, कैरी अवे कंटामिनेंट्स एंड डेब्रिस, transmit power sometimes, okay, not very important, related to the heat, okay, and protect against wear and tear, also prevents the corrosion, and also acts as a seal for the gases, especially in the internal combustion engines. So these are the some of the points actually. Okay, now guys, important aspect, mechanism of the lubrication. तो कितने तरीके के mechanism हो सकते हैं, तो आपके सिलेबस में आप देखेंगे, एक तो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, जिसको थिक फिल्म लुब्रिकेशन भी आप बोलते हैं, और दूसरा है बाउंड्री लुब्रिकेशन, जिसको थिन फिल्म लुब्रिकेशन बोलते हैं, एंड थर्ड है एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। इन तीनों को ही हम देखेंगे मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। ओके, सो फर्स्ट आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ योर हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। इसकी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड द थिक फिल्म लुब्रिकेशन। सी वाई इट इज कॉलिंग द थिक फिल्म लुब्रिकेशन, तो इसके लिए देखें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर बाद में आएंगे स्लाइड में हम। से दिस इज द पिक्चर एक्चुअली। ओके, सो वाई इट इज कॉल्ड द थिक फिल्म लुब्रिकेशन, ये जो देखिए इसमें एक सरफेस ये है आपकी, एक सरफेस ये है, ये इधर की तरफ को मूव कर रही है और लोड नीचे की तरफ को बढ़ा है। दीज आर द टू सरफेसेस, और बीच में ये जो आपके दिखा रखे हैं ग्रेन्स टाइप के या कैप्सूल्स टाइप के, ये एक्चुअली मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने लुब्रिकेंट दिखाया है। तो ये जो लुब्रिकेंट्स जो हैं, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो लुब्रिकेंट ले रखे हैं, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 1000 एंगस्ट्रम के आसपास। कितना होता है गाइस? इट इज़ समवेयर अराउंड 1000 एंगस्ट्रम। तो इतनी मोटी थिकनेस इसलिए होती है, इसीलिए इसको आप क्या बोलते हैं, थिक फिल्म लुब्रिकेशन भी बोलते हैं। ओके, सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंट्रोड्यूस दिस लुब्रिकेंट इन बिटवीन द टू स्लाइडिंग surfaces, so now these two surface actually will not come into the contact of each other directly, and whatever the load would be there to slide actually, right, so this load actually would be carried by this lubricant. तो बहुत आराम से ये मूव करते हैं। इफ़ यू फील स्टिल सम एक्चुअली रेजिस्टेंस इज देयर इन द मोशन, तो वो मोशन क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, वो हम परफेक्टली रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका मॉलिक्यूलर लेवल पे दिखाया गया है, और ये पिक्चर मैंने पहले भी आपको दिखाया गया है। दिस एक्चुअली फोटोग्राफ आई हैव टेकन फ्रॉम द योर शशि चावला, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बाई शशि चावला बुक, तो ये वहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो लुब्रिकेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसको बल्क लुब्रिकेंट भी कहा जाता है, और इसके बीच में लुब्रिकेटिंग फिल्म आ जाती है। ये लुब्रिकेटिंग फिल्म इस तरीके से होती है। ओके गाइज, सो व्हाट एक्चुअली आई वाज सेइंग दैट in this your hydrodynamic or thick film lubrication, sometimes also known as the fluid film lubrication, which is written here actually. Okay, the moving or the sliding surfaces are separated from each other by the bulk of the lubricant film. Okay, somewhere around 1000 angstrom. So this bulk lubricant film prevents direct surface to surface contact, so that the small peaks and the valleys do not interlock each other. जैसा मैंने बताया था, पीक और वैली आती है, तो जब डायरेक्ट लोड ये आपस में ले लेंगे, तो फिर ये जो है प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, इनकी लॉकिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। ओके, सो दिस कंसिक्वेंटली विल रिड्यूस योर फ्रिक्शनल वेयर एंड टियर, राइट। So if some small friction is there, then it will be due to the particles of the lubricant itself, not more than that. Okay, then you can see this actually frictional whatever the friction you will observe after this lubrication, so that would be due to the thickness of this film,
as well as the viscosity of the lubricant and as well as the relative velocity. तो velocity के ऊपर भी डिपेंड करेगा, thickness के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ओके okay? और thickness के साथ साथ आप देख सकते हैं कि viscosity के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्रिक्शनल कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, दैट वुड बी, सी फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू एफ बाई डब्ल्यू। व्हाट इज एफ? force required to cause the motion divided by the applied load. So coefficient of friction I can write here, coefficient, okay, coefficient of friction I can write here, okay, and that would be equals to capital F, and remember this F is the force required to cause the motion and this would be divided by the applied load. तो लोड यहाँ से ऊपर से अप्लाई किया जा रहा है, ओके, इसको आप ध्यान में देंगे हमेशा। इस केस में जब आप थिक फिल्म लुब्रिकेशन करते हैं तो ये फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है ये काफ़ी कम होता है। यहाँ पर ये इसकी वैल्यू होती है 0.001, ओके, और यहाँ से रेंज में होता है, पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू तो हो नहीं सकती, 0.001 और 0.03 इसके बीच में रहता है। सो दिस इज एक्चुअली क्वाइट अ स्मॉल वैल्यू। अगर आप इसको ल्यूब्रिकेट नहीं करेंगे तब ये फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता है, तब ये होगा 0.5 से लेके लगभग 1.5 के आसपास। सो दिस इज व्हेन नो लुब्रिकेशन इज हैपनिंग, ओके, एंड दिस इज व्हेन lubricants are introduced. So this is how you can see the difference, okay. Now I am going back to the previous slide actually, okay. So this is your hydrodynamic lubrication, guys. You can see hydrodynamic lubrication is said to exist when the moving surfaces are separated by the pressure of the continuous unbroken film or the layer of the lubrication. In this type of lubrication the load is taken completely by the film. So whatever it is written here actually you can take the snapshot of this one, क्योंकि जो भी कुछ था वो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया है. सो देर इज़ no need and it is not necessary to read all these what is actually written here. Okay, I have explained these things in the slide actually. Okay, now coming forward, so this was the picture and guys you can see यहाँ पे एक example से भी हमने यहाँ पे बताने की कोशिश करी. Again the photograph, the picture actually is taken from the Shashi Chawla book. तो यहाँ पे देखिए एक जर्नल है, ये आपका ये जर्नल दिखा रखा है ये वाला, ठीक है, और जर्नल बियरिंग इस तरीके से इसने मूव करना है. ये अभी रेस्ट में है, तो बाद में हम क्या करते हैं ऊपर से इसमें ऑयल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और जैसे ही आप इसमें ऑयल इंट्रोड्यूस कराएंगे और इसको चलाना शुरू करेंगे तो देखिए ऑयल इसके बीच में क्या करेगा, यह देखिए ये स्पीड जा रही नहीं, ऐसे इसको रोटेट कराया तो ऑयल इनके बीच में एक सरफेस ऑयल वेज बना देता है. तो इस ऑयल वेज की वजह से ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता. पिक्चर में इतना बढ़िया क्लियर है नहीं, शायद आगे वाली पिक्चर्स में कहीं क्लियर हो, बट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन दैट मैनर. तो ये जो थिक फिल्म लुब्रिकेशन है ना, ये देखिए ये कैसा लग रहा है, अगर आप देखें तो ये कि सिलाई मशीन की तरह लग रहा है ना. तो सिलाई मशीन जो घर में पहले होती थी, सेइंग मशीन जिनको आप बोलते हैं, तो उनमें ये इस तरीके का ही लुब्रिकेशन किया जाता था. तो इसको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे. देखिए कहाँ कहाँ पे ये लुब्रिकेंट, ये जो थिक फिल्म लुब्रिकेशन है या हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. तो इसको मैं देखिए जितनी भी लाइट मशीन्स हैं, लाइट मशीन्स में जैसे सेइंग मशीन है तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है. सेइंग मशीन जो आपकी सिलाई करने वाली मशीन होती है, वहाँ पे भी ये यूज़ हो सकता है. और इसके अलावा जो पुरानी जो आपकी मैकेनिकल वॉचेस होती थी, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस आती हैं, पहले अंदर से मशीन वाली घड़ियाँ आती थी ना, तो अभी भी आती हैं, अगर आप देखें तो अभी भी आती हैं. तो जो आपकी रिस्ट वॉचेस होती है उनमें भी ये यूज़ किया जाता है. इसके अलावा जो आपकी क्लॉक्स होती हैं, जो दीवार में आप घड़ी टांगते हैं, उनमें भी अगर इलेक्ट्रॉनिक ना हो, मैकेनिकल हो, तो उन क्लॉक्स में भी ये यूज़ होता है. इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट डेलिकेट एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें भी ये आपका यूज़ किया जाता है. क्लियर है? आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. एंड दिस इज़ द पिक्चर एक्चुअली. तो ये लास्ट वाले का जो है और बेटर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है. तो ये अभी स्टैटिक पोजीशन में है, देखिए ये रुका हुआ है, ठीक है, और लोड ऊपर से पड़ रहा है. यहाँ से हमने इसको स्टार्ट कराया, एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है. तो मूव करते ही देखिए जैसे मूव होगा, ये स्टार्टअप पॉइंट है आपका. तो जितना भी प्रेशर पड़ रहा है ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये प्रेशर कौन कैरी कर लेगा अपने ऊपर, वही जो फिल्म थी लुब्रिकेंट की,
वो कैरी करके लेके चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप ये जो है लुब्रिकेशन जो है समझ सकते हैं, जिसको आप थिक फिल्म लुब्रिकेशन या हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप देखें ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू द यूजेस, आप लास्ट लाइन ऊपर आप देख सकते हैं जो कि लिखी हुई है, यू कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। ओके, बट देखिए डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट में मैंने बताया यूज़ होता है, हल्की मशीनें, वॉचेस, क्लॉक्स, गन, सेविंग मशीन, वहाँ यूज़ होता है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ होता है। लार्ज प्लेन बेरिंग्स लाइक पेडेस्टल बेरिंग्स ना, मेन बेरिंग्स ऑफ द डीजल इंजन्स, यहाँ सब पे, ये सब आप फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। एक्चुअली ये केमिस्ट्री में होना नहीं चाहिए, लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन, आई डोंट नो क्यों रखा है, ये होना चाहिए वहीं लुब्रिकेंट्स कहीं मैकेनिक्स में ही आपको पढ़ाना चाहिए। ओके, सो दिस इज योर hydrodynamic lubrication. I think this is clear to you. Okay, there is no problem in that. So so this is about your say lubrication, hydrodynamic lubrication. और हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन के में आप देखें कि कौन कौन से लुब्रिकेंट्स यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, तो उन लुब्रिकेंट्स को भी ज़रूर जान लें कि कौन कौन से लुब्रिकेंट यूज़ हो सकते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया तो हाइड्रोकार्बन ऑयल्स ही काम करते हैं। दे आर एक्चुअली द satisfactory to produce the fluid film lubrication or the hydrodynamic or the thick film lubrication. Okay, so in order to maintain the viscosity of the oil in all seasons of the years, ordinary hydrocarbon lubricants are blended with the selected long chain polymers. देखिए ये एक important point है, एक साल में आपकी 4 ऋतुएं होती हैं, जाड़ा भी आएगा, गर्मी भी आएगी, बरसात भी आएगा, सब ऑटम भी, शरद भी आएगा, सब आएगा। ओके, मान लीजिए कि कोई लुब्रिकेंट आपने ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि वो गर्मियों में तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिसंबर जनवरी आया, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर आपका ठंड होनी स्टार्ट हुई, अगर वो जम गया एक जगह, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। तो इन सब को देखते हुए ऐसा सेलेक्ट करना पड़ता है लुब्रिकेंट जो कि आपका साल भर, पूरे सीजन भर, पूरे साल भर, चारों ऋतुओं में एक सा नेचर दिखाए, उसकी विस्कोसिटी चेंज ना हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। एंड सी दिस हाइड्रोकार्बन ऑयल्स हैव दिस प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूमुलेटिंग। इफ यू सी अगर आप देखें हाइड्रोकार्बन ऑयल्स में, अगर आप देखते हैं जैसे रिफाइंड ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, या आपका घी भी है, ये जाड़ों में जम जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन ऑयल की रहती ही रहती है, तो इसको अवॉइड करने के लिए लॉन्ग चेन पॉलीमर्स इसमें मिला दिए जाते हैं। ठीक है, जब लॉन्ग चेन पॉलीमर्स आप इसमें मिला देंगे तो आराम से फिर ये आपका पूरे साल भर बढ़िया तरीके से काम करता रहेगा। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट योर थिक फिल्म लुब्रिकेशन। ओके, नाउ moving to the next. Okay, my next topic is next actually mechanism, not topic. So it's a boundary lubrication or the thin film lubrication. Okay, तो बाउंड्री या थिन फिल्म लुब्रिकेशन की हम बात करते हैं, तो वो थिन फिल्म लुब्रिकेशन क्या है, अगेन सी आई विल कम बैक टू दिस स्लाइड इफ नीडेड। सो आई विल गो टू द पिक्चर डायरेक्टली, व्हाट इज हैपनिंग हियर एक्चुअली। सो वेयर वाज दैट पिक्चर? I should have introduced that picture, but I haven't actually. So let me check whether I have somewhere or no, I am not having that picture. It's quite unfortunate, but don't worry. देखिए कैसे मैं आपको समझा सकता हूँ। तो ये पुराना वाला पिक्चर में चलते हैं, एक बार इस वाले पिक्चर में चलते हैं। ओके, तो इस पिक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए, मैं वापस फिर वहीं जा रहा हूँ। ओके, बाउंड्री लुब्रिकेशन, नाउ आई एम स्टार्टिंग माय बाउंड्री लुब्रिकेशन। तो इस बाउंड्री लुब्रिकेशन में क्या होगा, देखिए ये आपकी एक कोई सरफेस है, ऊपर से लोड है इसमें, ठीक है, और ऑफ कोर्स वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, और इसके अलावा ये दूसरी सरफेस है। अब इसका नाम ही क्या है, देखिए थिन फिल्म है, यानी कि जो फिल्म बनेगी लुब्रिकेंट की वो काफ़ी जो है बहुत थिन होगी। तो ये आपके वो लुब्रिकेंट्स के कैप्सूल जैसे जो दिखाए थे, मैं सिर्फ एक लेयर ऊपर दिखा देता हूँ इसकी, और इसकी दूसरी लेयर यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ थिकनेस कितनी थी, थिक फिल्म में 1000 एंगस्ट्रम के पास थी। तो यहाँ पे ये थिकनेस सिर्फ उतनी ही होगी जितनी कि आपकी पीक्स और वैलीज जो बनती हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे देखने पे स्लाइडिंग सर्फेसेस में, उनके बराबर होगी। इसका मतलब ये काफ़ी कम होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर थिन फिल्म लुब्रिकेशन और द बाउंड्री लुब्रिकेशंस, राइट? And now what you can see here, see boundary lubrication exists when the operating conditions are such that it is not possible to establish a full fluid condition
particularly at low, relatively low speeds between the moving, sliding or the rolling surfaces. तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि कहीं पे अगर ये थिक फिल्म नहीं बन सकती है किन्हीं ऐसी मशीन्स में, तब आपको फिर थिन फिल्म डालना पड़ता है. ओके, so the point is that the oil film thickness may be reduced to such a degree that the metal to metal contact occurs between the moving surfaces. Okay, metal to metal contact occurs between the surfaces. The oil film thickness is so small that the oiliness becomes predominant for the bond lubrication. तो इतना कम होता है कि कई बार ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में भी आ जाती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई तरीका हमारे पास होता नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा थिक करेंगे तो काम वहाँ पे तो थिकनेस आ नहीं सकती है. तो लगभग इस तरीके से आपका एक ऑयल इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसकी थिकनेस सिर्फ पीक और एस्पेरिटीज़ के बराबर ही हो. तो इस केस में आप देखेंगे बाउंड्री लुब्रिकेशंस कब कब हो सकता है. यहाँ से हम देखेंगे कब कब हो सकता है बाउंड्री लुब्रिकेशन और थिन फिल्म लुब्रिकेशन. A shaft starts moving from the rest. So shaft, I hope you understand. If you are an engineering student, then you must be knowing this shaft, actually the technical term, or you can find that shaft in any kind of the mechanical devices. Okay, तो जब ये रेस्ट से लेके स्टार्ट करना शुरू करता है वहाँ पे इसका काम करते हैं, और स्पीड काफ़ी कम रहती है. ठीक है, अब देखिए स्पीड अगर कम रहेगी ना, तो मान लीजिए थिक फिल्म थी बहुत ज़्यादा, तो थिक फिल्म होने की वजह से अगर स्पीड कम रहेगी तो वो सारे के सारे लुब्रिकेंट को एक साथ कलेक्ट करके एक कोने में इकट्ठा कर देगी, तो वो थिक फिल्म काम नहीं कर पाएगा. तो इसलिए थिन फिल्म होना चाहिए. ओके गाइस, यू सी द लोड इज़ वेरी हाई. तो स्पीड तो स्लो थी आपने देखा वहाँ पे, और साथ ही साथ देखिए लोड भी अच्छा खासा था, और विस्कोसिटी काफ़ी कम थी. तो इन कंडीशंस पे आप ये चीज़ें जो हैं ये वाला लुब्रिकेशन का मेथड जो है यूज़ करते हैं. ओके, एंड सी यू कैन सी द सम ऑफ द एग्जांपल्स. ओके, तो उस एग्जांपल को आप सी, ये पिक्चर भी यहाँ पे दिखाया गया है. ये पिक्चर लगभग वैसा ही है जैसा कि पीछे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. राइट, सो guide and the guide shoe in the two-stroke engines. So see guys, since I'm actually the chemistry student, and I don't know actually what are the guide and the guide shoe in the two-stroke engines. So but you engineering students, you all are the engineering students, and you must have idea about this guide and the shoe guide. तो examples आप इसमें वहाँ से देख सकते हैं. Frankly speaking, I am not familiar about this. Okay, and lubrication of the journal bearing in the diesel engine, that's it is very common. तो जनरल बियरिंग में लुब्रिकेशन आप जब अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, बाइक की कराते हैं, तो वहाँ पे आप हमेशा देखते ही है, वहाँ पे भी ये काम आता है. एंड सिमिलरली सी पिस्टन रिंग्स एंड व्हेन सिलेंडर लीनियर इज अ टीडीसी बीडीसी पोजीशन. सो अगेन these TDC BDC positions actually they are related to the piston and the system, right? So you must be familiar about this. If not, so you can search about this. Okay, so in that cases actually the speed is very slow, and in due to this slow speed and very high load, that thick film cannot withstand. So when the thick film cannot withstand, so we use the lubricant, thin film lubricant. Fine. Okay, so this is this one, and this was your actually thin film lubrication. और अब देख सकते हैं कि देखिए थिन फिल्म लुब्रिकेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. उन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ज़रूर ध्यान में रखें कि वो पॉइंट्स एक्चुअली में क्या हैं. तो उन पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ. जैसे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं. फॉर एग्जांपल आई कैन राइट दिस. फर्स्ट इज एक्चुअली से सीजरिंग, SIZURE, सीजर. and second is scuffing. ये दो टर्म है, इनको आप ध्यान में रखेंगे. देखिए सीजरिंग ये और कफिंग क्या है. सिंस से द टू स्लाइडिंग और द रोलिंग सर्फेसेस हैव वेरी एक्चुअली व्हाट थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट, सो फ्रिक्शनल हीट वुड बी वेरी हाई. तो इन केसेस में फ्रिक्शनल हीट बहुत ज़्यादा होती है. अगर आपने लुब्रिकेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया है या लुब्रिकेंट आपका ऑयल उड़ गया है, तो क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में ये आ जाएंगी, और डायरेक्ट कांटेक्ट में जब ये आएंगी
तो वो फ्रिक्शनल हीट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हो सकता है कि उस हीट की वजह से आपकी मेटल कहीं से ये आपका मेल्ट हो जाए। और जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को, मशीन को रोकें, तो मेल्ट होने के बाद वो मेटल यहीं पे बेल्ड हो जाए, इसकी बेल्डिंग कर दें। जैसे ये वेल्डिंग टाइप की हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनके मोशन चेक हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द सीजर। ओके, this is very very important. So again I am repeating whatever I have said actually. So whenever the actually when you are, say for example, the speed is very very high and load is all, say for example, frictional heat is very high, frictional heat is very high due to the high load and slow speed, actually, right? Speed is slow and your load is very very high, so frictional heat would be very very high. If this heat is very very high, so there may be a chance that you can lose your lubricating oil in the form of the vapor. And then there occurs the direct contact between the two surfaces, and if the temperature is frictional heat so high that it could melt the metal from it. And when you stop that machine, so after cooling, that melted part actually would join or would weld these two surfaces, right? And this is known as the seizure. और अगर आप फिर इसको ज़बरदस्ती चलाएंगे मशीन को, से अचानक आपने स्टार्ट किया और इसको पुश करके आगे बढ़ाया, देन व्हाट वुड हैपन, दिस कुड हैपन। ओके, सो यहाँ से आपका जो है मेटल टूट के अलग निकल जाएगा। तो मेटल जब टूट के अलग निकलता है, दिस इज नोन एज द स्कफिंग. So this seizure and scuffing are the two very very important point which actually you generally encounter in the thin film lubrication or the boundary lubrication. Okay, so see, in practice this seizuring and scuffing are delayed by the fact that the metals tend to form the films on their surfaces by the chemical action leading to the adsorption, which temporarily prevents metal to metal contact. This is very important whatever I have said. Okay, इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपके लुब्रिकेंट्स हैं, इसमें ना जो लुब्रिकेशन है की प्रोसेस है, इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. दिस प्रॉपर्टीज़ यू कैन नोट डाउन, right? So I haven't written those properties here, but you can note down. So first very important point in that case, I am putting number 1 here. See, long hydrocarbon chains you can use, long hydrocarbon chains. Okay, and number 2, there should be the lateral attraction between the chains. जैसे एक चेन ये चली, दूसरी एक चेन चली, इनके बीच में आपका क्या होना चाहिए, एक लेटरल इंट्रैक्शन होना चाहिए, ताकि ये एकदम से वेपोराइज होके इस हाई हीट की वजह से निकले नहीं यहाँ से. ओके, एंड सी नंबर 3 पॉइंट्स, if possible what you can do, you can introduce some polar groups to actually promote the wetting or spreading of the oil lubricant ओवर द सरफेस. कोई पोलर ग्रुप्स वगैरह उसमें आप लगा सकते हैं. ओके, या एक्टिव फंक्शनल ग्रुप हैं जो इस तरीके का काम कर सकते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते ही हैं, हाइड्रोक्सिल वगैरह ये लगाए जा सकते हैं. एंड या फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक द ऑयल विच हैव द वेरी हाई विस्कोसिटी इंडेक्स. So in the coming lectures of this lubricant and lubrication, I'll explain the viscosity index and its determination also, but you should note down the high viscosity index oil should be there. And see, next point is, say, point number 5, for example, uh, whatever lubricant you are using, it should be resistant to हीट एज वेल एज ऑक्सीडेशन. मैंने बताया कि वेपराइज होकर निकल सकता है, तो वेपराइज ना हो और ऑक्सीडाइज भी ना हो, ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स गुड ऑयल करेक्टर, तो ऑयलीनेस उसकी गुड होनी चाहिए, इट शुड हैव द गुड ऑयलीनेस. ओके, एंड देन द पोर पॉइंट ऑफ दैट लुब्रिकेंट शुड बी लो. तो पोर पॉइंट भी इसका लो होना चाहिए. लेटर आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द पोर पॉइंट. जनरली आप अभी ऐसा समझ लीजिए, कोई ऑयल का पोर पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पोर किया जा सकता है ऑयल. उससे नीचे फिर वो सॉलिड होने लगेगा, उसको आप पोर नहीं कर सकते हैं. तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसके पास होनी चाहिए. नाउ इफ यू वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ लुब्रिकेंट वी कैन यूज, सी इन दैट केस सॉलिड लुब्रिकेंट कैन ऑल्सो बी यूज. अगर आप ऑयल यूज नहीं करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज द सॉलिड लुब्रिकेंट. अब आप कहेंगे ये सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होते हैं, तो सॉलिड लुब्रिकेंट में आपको बताता हूँ. जो पेंसिल आपकी होती है ना, जो पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट पड़ा होता है, तो उस ग्रेफाइट को भी आप लुब्रिकेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो इस आपका जो थिन फिल्म लुब्रिकेशन है, यू कैन यूज़ ग्रेफाइट इन दैट. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज़ योर ग्रेफाइट. ओके गाइज, और ग्रेफाइट अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो ऐसा ही कोई दूसरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, से मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड MOS2. तो इसका भी सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपके फेरोसिन का होता है.
ओके वैसा ही स्ट्रक्चर होता है. लेटर सी इफ टाइम परमिट्स आई विल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू ऑल्सो. ग्रेफाइट तो आपको पता ही है, जो आपकी मोटरसाइकिल्स वगैरह होती हैं जो उसमें डिस्क ब्रेक होते हैं उनमें भी यूज़ होता है. ठीक है, तो यू कैन यूज़ दिस सॉलिड. इसके अलावा देखिए सॉलिड नहीं है तो आप मिनरल ऑयल तो यूज़ कर ही सकते हैं इसमें, क्योंकि मिनरल ऑयल भी बहुत आसानी से इसमें यूज़ होते हैं, या वेजिटेबल और एनिमल ऑयल्स भी, या उनके साबुन बना के आप यूज़ कर सकते हैं. सो दीज थिंग्स यू कैन एक्चुअली take an account when you consider the bond lubrication. So guys, I have covered these two lubrication methods, your thick film and the thin film lubrication, along with the concept of the lubricants and the lubrication. So in the next class I will explain the another the third mechanism, that is say extreme pressure lubrication, and then the some properties of the oils. So within 2 3 or 4 lecture I will complete that particular topic. And remember, from this particular lubricant and lubrication topic, you may have the 10 marker question in your end semester examination. So it is